Hey guys, I am Chia, your mentor, and today I am here with a master class. And this master class is very important to you. इसलिए पहले तो पेन एंड पेपर ले आओ. अगर अभी देखने का मूड नहीं है तो प्लेलिस्ट में ऐड कर लो ताकि बाद में देख सको. लेकिन इसको पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया और नोट्स बना लिए तो बिलीव मी तुम्हें एक भी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीआर की. तुम इन बेसिक्स के बेसिस पे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, नॉट ओनली इन योर मॉक्स बट ऑल्सो योर एग्जाम. तो बहुत ध्यान से सुनना. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो आपने सुना होगा कि आपको मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या, ऑल टाइम 100% ऑफ द टाइम कि आपको एक पैसेज आता है. उस पैसेज के बेसिस पे आपको सीआर में क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में, है ना. तो जो पैसेज होता है उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले पैसेज की फर्स्ट यूनिट समझना जरूरी है, विच इज अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट क्या होती है सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है. अ स्टेटमेंट इज नॉट जस्ट एनी सेंटेंस कि आपने कुछ बोला एंड इट इज अ स्टेटमेंट. नो, अ स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड विद द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज premise and second is conclusion. ठीक है, इन दोनों चीजों के बिना स्टेटमेंट फॉर्म करना इज इम्पॉसिबल. अगर ये दोनों चीजें नहीं है किसी भी सेंटेंस में तो वो स्टेटमेंट हुई ही नहीं. वो सिर्फ एक बेसिक सेंटेंस है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा. व्हाट इज प्रेमिस, व्हाट इज कंक्लूजन, मैं फटाफट बता देती हूँ. कंक्लूजन आपको मालूम है इज एन आउटकम, है ना, या एंड रिजल्ट, या आप जो भी बोलना चाहते हो, जिस चीज पे आप रीच करना चाहते हो, कंक्लूजन कैन बी दैट. फॉर एग्जाम्पल आप रीच करना चाहते हो टू चिया दीदी इज द बेस्ट मेंटोर, ये आपका कंक्लूजन है, तो आप उस पे रीच करना चाहते हो. दैट इज वाई कंक्लूजन इज द आउटकम, कंक्लूजन इज द एंड रिजल्ट. करेक्ट. लेकिन कंक्लूजन के बारे में हमको सबको मालूम है. लेकिन व्हाट इज प्रेमिस? प्रेमिस कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुनते हैं. दैट इज प्रेमिस. प्रेमिस का मतलब होता है रीजन. ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है, इफ यू गिविंग रीजन टू कम टू अ कंक्लूजन, देखिए प्रेमिस क्या होता है, इट इज अ रीजन दैट लीड्स टू एन आउटकम, दिस आउटकम इज द कंक्लूजन. तो इन दोनों के साथ में होने से ही सारा डिफरेंस पड़ता है. ठीक है, दे हैव टू बी टुगेदर. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेमिस. ठीक है, प्रेमिस जो होता है वो होता है रीजन, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं. लेकिन रीजन क्या होता है, रीजन कैसे दिया होता है. आज जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट जो होती है इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज प्रेमिस एंड कंक्लूजन. वैसे ही आपका जो पैसेज होता है, जो सीआर में आपको आता है, जिसके बेसिस पे आप आंसर्स करते हैं, वो जो होते हैं वो भी प्रेमिस एंड कंक्लूजन का एक परफेक्ट मैच होता है, एक परफेक्ट अमेलगमेशन होता है. वहां पे एक कंक्लूजन होता है एंड उसको सपोर्ट करते हुए बहुत सारे प्रेमिसेस होते हैं, बहुत सारे प्रेमिसेस. करेक्ट. तो ये जो प्रेमिसेस होते हैं वो किस रूप में होते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेमिस है, मतलब रीजन है, या कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस कंक्लूजन है. अब मेरी बात समझना, जब भी आप किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए या किसी भी चीज को कंक्लूसिवली किसी चीज पे आने के लिए जो भी चीजें यूज करते हो वो सारी प्रेमिस होती हैं. वो क्या हो सकती हैं? इट कुड बी एन एग्जाम्पल. अगर आप कोई एग्जाम्पल देते हो तो आपकी बात और अच्छी होती चली जाती है, आप अपने कंक्लूजन तक जल्दी पहुंच पाते हैं. एंड इलस्ट्रेशन, अब आपको, मुझे लगता है आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि इलस्ट्रेशन क्या होता है. ऑल्दो आपने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, आप वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते होंगे डेली लाइफ में, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलस्ट्रेशन. अब देखिए इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कोई इंसान अपनी की हुई बात से या अपनी बोली हुई बात से आपके मन में इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार जब डिबेट होती है, या लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर कोई आपके मोहल्ले में लड़कियां जाती हैं, उनको ईव टीज किया जाता है, तो लड़कियां पीछे पलट के फिर क्या बोलती हैं कि आपके घर में माँ बेटी नहीं है क्या. उसका मतलब क्या होता है, जो ईव टीजर है उसके मन में ये लड़की जो है जिसको ईव टीज किया जा रहा है, वो उस ईव टीजर के मन में ये इमेजरी क्रिएट कर रही है कि यार तुम यहाँ मुझे सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, ईव टीज कर रहे हो, तुम्हारे घर में भी फीमेल मेंबर्स हैं और उनको भी टीज किया जा सकता है. दैट इज इलस्ट्रेशन. आपने किसी के दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दी यूजिंग जस्ट एंड ओनली इमेजिनेशन. ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक हो सकती है. इलस्ट्रेशन कैन नेवर बी फैक्चुअल. जैसे एग्जाम्पल जो होता है वो अक्सर फैक्चुअल होता है. आप पास्ट रेफरेंस लेते हो, उसको बोलते हैं एग्जाम्पल. करेक्ट.
Let's move on. Example illustration. Data analysis. Not only data and analysis are two different things. Okay, data could be percentages, it could be anything written in numbers. कुछ भी तरीके से नंबर्स पोर्ट्रे किए गए हैं, मतलब वो डेटा है. जैसे अगर मैं ये बोलूं कि बीजेपी sorry 85% ऑफ पीपल इन इंडिया वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014, तो यस ये डेटा है. बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज अ डेटा, करेक्ट, क्योंकि इसमें नंबर्स का यूजेज है. वहीं एनालिसिस जो होता है वो बहुत ही एक वास्ट वर्ड है. एनालिसिस का मतलब होता है जब आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो ताकि आप एक आउटकम तक आ सको. नॉट एंड कंपैरिजन भी डिफरेंट होता है फ्रॉम एनालिसिस. अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कंपैरिजन एंड एनालिसिस के बीच का डिफरेंस बताती हूँ, तो फॉर एग्जांपल आपने अक्सर कंपेयर करने वाली जो बात होगी वो अक्सर अपने पेरेंट्स से रिलेटेड सुनी होगी कि मम्मी पापा आप मुझे कंपेयर मत किया करो बाजू वाली शुक्ला आंटी की बच्ची से या शर्मा आंटी के बेटे से, करेक्ट. वो कैसे होता है, वो क्यों होता है? जो कंपैरिजन होता है it does not necessarily need to come to a conclusion, to come to an outcome, but an analysis needs to come to an outcome, because analysis का first thought process जो होता है, आप समझिएगा, एनालिसिस का जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हमको एनालिसिस करके ये समझना है कि विच इज बेटर, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू, एटसेट्रा. इसको बोलते हैं एनालिसिस. लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल आपकी खुद की लाइफ में से. फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको शुक्ला जी की बेटी के साथ कंपेयर करते हैं कि देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम पढ़ाई करोगी तो तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम में हमने कहा कोई गलती छोड़ दी. दैट इज कंपैरिजन. वहीं एनालिसिस क्या है कि देखो शुक्ला जी की बेटी जो है वो इस स्कूल में जाती है, वो यहाँ स्पोर्ट्स खेलती है, वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ती है, हो सकता है कि तुम भी अगर इस चीज को करोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा. लेट्स ट्राई. दैट इज एनालिसिस. कमिंग टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन. आप दूसरे की लाइफस्टाइल को एनालाइज कर रहे हो और उसको अपनी लाइफ में डाल के देखने की कोशिश कर रहे हो कि इसका कोई अच्छा आउटकम आ सकता है कि नहीं. तो दैट इज प्रेमिस. ठीक है. इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रेमिस में आती है, एंड दैट इज फैक्ट. Could be a very good reason to come to your conclusion. Correct. Fact is a very good reason that leads to your conclusion. Correct. A fact होता क्या है? Mostly for most people, a fact is a universal truth. है ना? Let's take an example. ठीक है? The Earth revolves around the sun. Yes, it is a fact. The sun rises in the east. Yes, it is a very good example of fact. Universal truth है. Correct. लेकिन इवन बहुत बेसिक चीजें भी फैक्ट समझी जाती हैं. जैसे आप देखिए, आपकी मम्मी आपकी मौसी से जब बात कर रही होती हैं तो वो क्या बोलती हैं? मेरा बेटा गधा है या मेरी बेटी एकदम गधी है. तो वो उनके लिए फैक्ट है. शी अग्रीज टू दैट, शी हैज सीन इट, शी हैज बीन प्रूवन. तो एक्चुअली फैक्ट होता क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी प्रूवन. कोई भी चीज अगर प्रूव की जा सकती है तो वो फैक्ट है. अब कोई भी चीज प्रूव कैसे की जा सकती है? इट आइदर हैज टू बी सीन, हर्ड और टच्ड. इन तीनों में से कोई एक चीज होनी पड़ेगी, या फिर तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, या खुद टच किया है. आप अपने सेंसेस पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हो तो उसको प्रूवन मानते हो. लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है. ऑब्वियसली आजकल बहुत डिफरेंट तरीके से भी चीजों को प्रूव किया जा सकता है, बट येट जो चीजें होती हैं, जो आप सुनते हो, देखते हो और टच करते हो, वो सबसे ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट मानी जाती है. यू सी दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एवरी डे. यू नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन बाय साइंस. करेक्ट. सो दैट इज फैक्ट. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें हैं इनका सपोर्ट लेके you reach to a conclusion. There could be an example, illustration, data analysis of fact that leads to the conclusion that you want to generate out of something. Correct? अब ये देखिए, ये पूरा हो गया premise. Conclusion में आपको बता चुकी हूँ, it's an outcome. उसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में नहीं है. हमको क्लैरिटी मिल गई है. अब हम समझते हैं थर्ड थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बिकॉज इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं. तो डोंट लीव दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि आपको ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. चलो, सो
नाउ कमिंग टू अजम्पशंस, अजम्पशंस होते क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि उसका जन्म कैसे हुआ। तो नाउ लेट मी क्रिएट एन इमेजिनेशन इन योर ब्रेन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, प्रेमिस एंड कंक्लूजन, फॉल इन लव एंड गेट मैरिड, ठीक है। इन दोनों को प्यार हुआ, इन दोनों की शादी हो गई, एंड आफ्टर मैरिज they gave birth to a child named assumption, ठीक है। और क्लैरिटी है इसमें, मैंने जो कहानी सुनाई आपको उसको ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रेमिस एंड कंक्लूजन ने पहले, तो प्रेमिस एंड कंक्लूजन फेल इन लव एंड देन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, गॉट अ चाइल्ड। अब ये जो चाइल्ड है, इसके सारे एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो सारे इन दोनों के ऊपर होने चाहिए, करेक्ट। इट शुड मैच देयर जेनेटिक आइडिएशन। तो देयरफॉर assumptions क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी भी तरीके की बुक लिखी, फॉर एग्जाम्पल दे रोट अ बुक दैट विमेन आर बैड ड्राइवर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि वो बुक में इस चीज के बारे में लिखेंगे कि विमेन आर बैड ड्राइवर्स। अब वो उसके लिए रीजंस दे सकते हैं, करेक्ट, व्हाई आर विमेन बैड ड्राइवर्स, इस तरीके से वो रीजन दे सकते हैं। लेकिन all this is based on what? The assumption of the right. So assumption is the first unit, don't forget. अब हम बात करें कि assumption दिखता कैसा है, होता कैसा है, क्योंकि at the end you have to choose one of the options from A, B, C and D. तो elimination तो करना पड़ेगा. How will you eliminate any option if you don't know how assumption looks like? Correct? सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है किसी को भी जज करने का, किसी को भी देखने का? ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट तरीका होता है लुक्स। तो उसके बेसिस पे सबसे पहले जज करेंगे। तो जेनेटिकली assumption has to look like both his mom and dad, करेक्ट। आप भी अपनी मम्मी के थोड़े से जैसे दिखते होगे और थोड़े से पापा जैसे दिखते होगे, सेम इज विद assumption, ये P+C सिचुएशन में दिखता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक स्टेटमेंट है SRK is a superstar because he has given more than 100 hit films, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, करेक्ट। क्यों स्टेटमेंट है? SRK इज अ सुपरस्टार, ये जो सेंटेंस है दिस इज अ कंक्लूजन, एंड वहीं बिकॉज से लेके फिल्म्स तक ये प्रेमिस है, मतलब रीजन है, दिस इज द रीजन व्हाई SRK इज अ सुपरस्टार, करेक्ट। तो इसी तरीके से assumption होता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड एन assumption? तो ओनली डिफरेंस बिटवीन the statement and assumption is this very crazy thing, and we call it generalization. The statement, sorry, the assumption is a general concept. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप SRK की बात कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर SRK की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक स्टेटमेंट है, लेकिन जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को ये कर देंगे कि anyone who gives more than 100 hit films becomes the superstar, the whole statement turns into an assumption. तो आपने क्या किया, आपने बस इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया, which made the whole difference, and now this statement has an assumption. तो कोई भी इंसान अगर 100 हिट फिल्म्स दे रहा है तो वो सुपरस्टार बन सकता है, which is why किसी इंसान ने ये बोला होगा कि SRK is a superstar. बेसिक। तो ये प्रेमिस एंड कंक्लूजन का जब आपको एक एमैल्गमेशन मिलता है इन द पैसेज, इट इज दैट इजी टू मेक एन अजम्पशन आउट ऑफ इट। गॉट इट? द थर्ड थिंग इज कि इट शुड बी हिडन। देखो एक बात समझना, जब भी आपको अजम्पशन का क्वेश्चन आएगा, चाहे मॉक में हो चाहे क्लैट में हो, कहीं पे भी हो, इट इज गोइंग टू बी कि एक्सट्रैक्ट द अजम्पशन। What could have been the assumption while the author was writing this passage? तो एनी विच वेज आपको इन चार ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना पड़ेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड एज द अजम्पशन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्चुअली ऑथर क्या सोच रहे थे, करेक्ट। आपको यहां से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए, आपको ये डेप्थ में नहीं जाना है, आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने, आपको इन चारों में से चूज करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पैसेज से वर्डिंग्स मिलाने लगोगे अजम्पशंस की, तो आप फिर मूर्ख कहलाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वर्ड लिखा है एक्सट्रैक्ट
या आपको मैं बता रही हूं कि assumption को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, इट इज नॉट गिवन इन द पैसेज, इट इज हिडन फ्रॉम द पैसेज, तो आप ये नहीं सोच सकते कि पैसेज में जो वर्ड्स हैं उनसे मिलते जुलते वर्ड्स वाला जो भी ऑप्शन है वो assumption होगा, इम्पॉसिबल है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट इट कैन नॉट बी एक्सट्रीम, ठीक है, वो एक्सट्रीम नहीं हो सकता। अब एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि मोस्टली लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल, नेवर और ये सब, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कहा कि बीजेपी 85% ऑफ पीपल इन इंडिया वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट पीपल वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014, करेक्ट। आप अब मोस्ट की जगह ऑल तो नहीं बोल सकते कि ऑल द पीपल इन इंडिया वोटेड फॉर बीजेपी इन 2014, क्योंकि 85% कैन नॉट बी ऑल, करेक्ट, इट हैज टू बी मोस्ट। आप ये भी नहीं बोल सकते कि few people voted for BJP in 2014, you have to say most, क्योंकि उसकी डिग्री है वो, करेक्ट, उसकी डिग्री है, most is the degree at which the author is trying to speak, करेक्ट। तो आप most को all and few नहीं बोल सकते, all को most and few नहीं बोल सकते, few को most and all नहीं बोल सकते। वैसे ही गुड को बेटर या बेस्ट नहीं बोल सकते, बेटर को गुड या बेस्ट नहीं बोल सकते, एंड बेस्ट को गुड या बेटर नहीं बोल सकते, बेसिक बात है। And I think it is more like English grammar than it is just a rule of extremity. Obviously, all, never ऐसे words भी extreme बनाते हैं ऑप्शन को, but don't miss out on these things also, कि किसी चीज की कोई डिग्री बताई गई है और आप उसको बढ़ा चढ़ा के या बहुत ज्यादा अंडरमाइन करके बता रहे हैं, वो दोनों ही चीजें आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य को, हम घर के एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य को भूल गए हैं, बट एक स्लाइड छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देयर वाज प्रेमिस, देयर वाज कंक्लूजन, दे फेल इन लव एंड दे हैड assumption, करेक्ट। प्रेमिस का मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज जस्ट अ रीजन दैट हेल्प्स अ पर्सन टू कम टू एन आउटकम, करेक्ट। तो अगर कंक्लूजन इज द आउटकम, premise is the reason, and assumption is an assumption, or assumption is something that you think of before starting to write anything, then what is inference? What is inference? assumption में हमने क्या बात की थी, फर्स्ट कि इसको P+C होना चाहिए, सेकंड कि इसको जनरल होना चाहिए, थर्ड इसको हिडन होना चाहिए, इट कैन नॉट बी गिवन इन द पैसेज, एंड फोर्थ इज इट कैन नॉट बी एक्सट्रीम, इट कैन नॉट बी एक्सट्रीम, करेक्ट। ये चार चीजों के बारे में हमने बात की थी। नाउ टॉकिंग अबाउट इन्फ्रेंस, तो अब इन्फ्रेंस जो है मैं आपको इस फैमिली सिचुएशन के हिसाब से समझाती हूँ। इन्फ्रेंस जो है वो कंक्लूजन की बहन है एंड अजम्पशन की बुआ है। अब आपको ये बात समझ में आती होगी कि अजम्पशन क्योंकि इन दोनों का बेटा है तो उनके साथ ये जीन्स शेयर करता है, करेक्ट, उनके जीन्स काफी सिमिलर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन्फ्रेंस तो सिर्फ कंक्लूजन की बहन है, तो ऑब्वियसली देयर इज नो जेनेटिक फॉर्मुलेशन, करेक्ट, कोई जेनेटिक्स वो शेयर नहीं करती है विथ प्रेमिस, इट्स ओनली द जीन्स ऑफ कंक्लूजन। तो जो ये इन्फ्रेंस वाला स्टेटमेंट होता है, it looks exactly like a conclusion. It does not have any kind of premise. It does not have any kind of premise and conclusion का amalgamation. It is just a conclusive sentence. अब आप देखोगे जो inference होता है, it can't be just a conclusion, because then what is the difference between inference and what is conclusion, correct? So therefore, for an inference to become an inference instead of just being a conclusion, it has to be general, just like her nephew, that is assumption, correct? Again, inference भी extract करने वाली चीज होती है, therefore it has to be hidden, and the last thing is it cannot be extreme as well. ये भी extreme नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां तो हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन के रीजंस की, करेक्ट। तो जैसे ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको कुछ चूज करना है तो आप इनका एलिमिनेशन लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए में आपने एलिमिनेशन लगाया तो इसमें P+C आपको नहीं दिखा, आप आगे बढ़ गए। इसमें P+C था लेकिन ये जनरल नहीं था, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बात कर रहा था, ठीक है। थर्ड में हमने देखा कि ये P+C भी है,
थोड़ा सा जनरल भी लग रहा है, लेकिन ये तो पैसेज में गिवन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। प्लस इसमें ऑल वर्ड लिखा है, तो अगेन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सट्रीम हो गया। लेकिन डी ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्ट है, P+C भी फॉलो कर रहा है, जनरल भी है, हिडन भी है एंड एक्सट्रीम भी नहीं है, तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, करेक्ट। अब सेम गोज विथ इन्फ्रेंस, लेकिन इन्फ्रेंस होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, हमको ये समझना बहुत नेसेसरी है। तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक पैराग्राफ आता है जिसमें मल्टीपल प्रेमिसेस होते हैं, करेक्ट। ये मल्टीपल प्रेमिसेस लीड करते हैं टू अ कंक्लूजन। तो फॉर एग्जाम्पल द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट बीजेपी का रन इन द होल लाइक कुछ सालों पहले का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात की जा रही है कि 2014 में 85% ऑफ पीपल वोटेड फॉर बीजेपी, इन 2019 70% वोटेड फॉर बीजेपी, ठीक है। इन 2024 ओनली 50% पीपल वोटेड फॉर बीजेपी इन ऑल ओवर इंडिया एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ओके। तो अब इनका कंक्लूजन जो है वो ये निकल के आ रहा है कि विद टाइम बीजेपी हैज लॉस्ट इट्स बेसिक पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी लॉस्ट, ठीक है। अब जो पैसेज है इसमें से आप देख सकते हैं कि 2014 वाला जो पॉइंट है, जो 2014 वाला पॉइंट है, इससे आप इन्फ्रेंस 1 निकाल पा रहे हैं कि 2014 में बीजेपी वाज वेरी वेरी फेमस। इससे आप इन्फ्रेंस 2 निकाल पा रहे हैं कि इन 2019 बीजेपी लॉस्ट सम ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, एंड इनसे आप इन्फ्रेंस 3 निकाल पा रहे हैं कि इन 2024 बीजेपी लॉस्ट 50% या हाफ ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, ओनली हाफ ऑफ द पीपल इन इंडिया वोटेड फॉर बीजेपी, करेक्ट। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपने 3 अलग अलग बातों से 3 अलग अलग इन्फ्रेंसेस निकाले, लेकिन अभी आप जादू देखो, 2014 अगर ये दोनों पॉइंट्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल ये भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है पैसेज में, ये भी पॉइंट नहीं दिया होता है, तो क्या 2014 वाले पॉइंट से सीधा सिर्फ I1 के बेसिस पे क्या आप इस कंक्लूजन तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। क्या आप I2 अकेले के बेसिस पे इस बात तक पहुंच पाते? नहीं। I3 से नहीं। लेकिन इन तीनों को जब आपने ऐड किया, जब आपने इन तीनों इन्फ्लुएंसेस को ऐड किया, तब जाके आप इस कंक्लूजन तक पहुंच पाए, करेक्ट। सो दैट इज इन्फ्लुएंस, मतलब कि ये जो सेट्स होते हैं, जैसे ये 1 सेट था, ये 2 सेट था एंड ये 3 सेट था, ये सारे सेट्स ऑफ प्रेमिसेस थे, एंड इन प्रेमिसेस के सेट से आपने कुछ समझा, आपने कुछ इन्फर किया, आपको कुछ समझ में आया उन छोटे छोटे सेट्स ऑफ प्रेमिसेस से, जो आपने कंक्लूसिवली उनको समझा एंड उनसे मिल बांट के एक बड़ा कंक्लूजन बना आपके पैसेज का। दैट इज इन्फ्रेंस। अब आपसे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस कैसे पूछे जा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे इन्फ्रेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे क्या पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस से आप क्या इन्फर कर पाए, व्हाट could you infer from this particular sentence, and they will give you A, B, C, D. And most बच्चे जो क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं वो इसमें क्या करेंगे, हो सकता है B को कैंसिल कर दें क्योंकि एलिमिनेट हो जाए, D एलिमिनेट हो जाए एंड A या C में से कोई एक आंसर को चूज करे, ठीक है, और उसमें भी किसी गलत आंसर को चूज कर ले। लेकिन क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम ये वीडियो देख के समझ रहे हो, क्योंकि तुम इसका एप्लीकेशन समझ पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए इट इज गोइंग टू बी इजियर एंड तुम आराम से इसको भी एलिमिनेट करके सी को एज एन आंसर टिक कर पाओगे। बट इट्स नॉट दैट इजी। क्या सिर्फ इस क्लास के बेसिस पे तुम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो? क्या सिर्फ इस क्लास के बेसिस पे तुम सब कुछ कर सकते हो? ऑब्वियसली यस, लेकिन there is something to it. Obviously there's always something to it. You people fall for it too easily. तो क्या है ऐसा, क्या है वो चीज जो तुमको रोक सकती है इस मुकाम तक पहुंचने में जिसमें आप आसानी से आंसर्स मार्क कर पा रहे हो? दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे मैं तुमको बताती हूं। अगर तुम अभी जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन से, तो आपको एक शीट मिलेगी जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस ऑफ सीआर
बनाए हैं आपके लिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, दे आर मीडियम लेवल, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे आर नॉट वेरी इजी, एंड आप वो जाके सॉल्व करिए, आप देखिए आपको कितना बन रहा है, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ इन्फ्रेंस तक के क्वेश्चंस डाले हैं। हम कल या परसों या नेक्स्ट वीक कभी भी सरप्राइज आपको मिलना होगा तो मैं आगे के भी जो भी मैं पढ़ाने वाली हूं उनके क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, तो टेलीग्राम चैनल को पक्के से ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट, अब देखो, अब आपने ये 4 चीजों को समझ लिया, ठीक है, आपने क्या क्या समझ लिया। सबसे पहले तो आपको मैंने समझाया स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट प्रेमिस एंड कंक्लूजन से बनती है। तो प्रेमिस एंड कंक्लूजन को बनाने के पहले भी एक थॉट प्रोसेस आई थी, एंड दैट वाज अजम्पशन। एंड अजम्पशन का जन्म कब हुआ, जब प्रेमिस एंड कंक्लूजन रहे, तो देयर इज अ साइकिल, करेक्ट। एंड उसके अलावा हमने बात की इन्फ्रेंस के बारे में। अब ये 4 चीजें समझ जाने के बाद नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आर्ग्यू कैसे किया जाता है, हाउ टू आर्ग्यू। देखो, मेरा तो फेवरेट काम है आर्ग्यू करना। अगर मैं आर्ग्यू नहीं करती हूँ दिन भर में एक बार कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ, तो मेरा तो खाना ही नहीं पचता है, मेरा तो सांस ही नहीं आती, मैं तो खत्म हो जाती हूँ। तो मेरा आर्ग्यू करना फेवरेट काम है। आई नो तुम्हारा भी फेवरेट काम है, आई नो सबका फेवरेट काम होता है आर्ग्यू करना, लेकिन तुम अच्छा आर्ग्यू नहीं कर पाते हो। मैं भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि आर्ग्यू करने के लिए क्या लगता है, व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी इफ यू वांट टू एक्चुअली आर्ग्यू वेल। अब देखो, तुमने क्लैट को चुना है, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ सर्टेन लिमिटेशन टू व्हाट यू डू इन लाइफ, करेक्ट। या फिर तो आप लिटिगेशन करोगे, या फिर तो आप जज बनोगे, या फिर तो आप क्रिमिनल बनोगे, या फिर तो आप बिजनेस पर्सन बनोगे। इट्स आइदर ऑफ दीज some options that you have. But अगर आप एक्चुअली लॉ करना चाहते हैं, आप लिटिगेशन करना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, then listen to me very carefully. आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की या 3 प्रकार की नहीं होती, वो 4 प्रकार की होती हैं, और चारों की चारों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। I'll tell you how. There are 4 kinds of argument. First is a vague argument. The most useful kind of argument is the vague argument. ठीक है। सेकेंड इज अ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। थर्ड इज अ स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट, एंड फोर्थ इज अ वीकनिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये 4 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 4, ये तुमको पार्ट 2 में पता चलेगा, इसलिए पार्ट 2 के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो। सेकंड, जाके अब भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एंड बी इन टच विथ मी। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।